Good morning, class 7 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you English and Alien Hand chapter 2, that is bringing up curry. So students, before explaining you this chapter, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, please make it subscribed and don't forget to like and share. Now let's start with the explanation of this chapter. Later on we will be completing our book exercise as well as question answers in our notebook. ब्रिंगिंग अप करी. सो स्टूडेंट्स, ब्रिंगिंग अप करी का मतलब होता है करी का पालन पोषण. सो इस स्टोरी में हम करी के बारे में बात करेंगे कि करी कौन था और इस स्टोरी में हम जानेंगे उसके बारे में. करी अ 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट. करी जो था वो एक 5 महीने का छोटा सा हाथी का बच्चा था. Lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. जो रहता अपने दोस्त के साथ था और बड़ा भी अपने दोस्त के साथ हुआ. जो 9 साल का था उसका दोस्त. और कीपर का मतलब होता है केयर टेकर, जो देखभाल करने वाले होते हैं, उनके साथ वो पला और उनके साथ ही वो बड़ा हुआ. करी डजंट ईट मच. करी जो है वो ज़्यादा नहीं खाता था. जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्वाइग्स अ डे. सिर्फ और सिर्फ 16 किलो या 16 किलोग्राम पेड़ की टहनियाँ वो हर रोज़ खाता था. प्लेफुल एंड सेंसिटिव. वो बहुत नॉटी था और बहुत प्लेफुल था. करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग. करी ने एक लड़के को डूबने से बचाया. ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबना. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. करी जो था वो 5 महीने का हाथी का छोटा सा बच्चा था जब वो मुझे दिया गया था. I was 9 years old और उस समय मैं सिर्फ 9 साल का था. And I could reach his back if I stood on tiptoe. और मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी पीठ तक पहुंच पाता था अगर मैं अपने पैर के अंगूठे के बल खड़ा होता था. पैर के अंगूठे के बल खड़े होते हैं ना हम, जब अंगूठे के सहारे हम जब खड़े होते हैं. टिपटो का मतलब होता है पैर के अंगूठे के बल जब मैं खड़ा होता था तब मैं उसकी पीठ तक पहुंच पाता था. कौन कह रहा है? उसका 9 साल का दोस्त. He seemed to remain that high for nearly 2 years. और वो 2 साल तक उसकी जो हाइट थी वो इतनी ही थी क्योंकि मैं जब भी अपने पैर के अंगूठे के बल खड़ा होता था तो मैं उसकी पीठ तक ही पहुंच पाता था. और ऐसा 2 साल तक चला. We grew together. हम दोनों एक साथ बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. और इसीलिए मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि वो मुझसे कितना लंबा था और कितना बड़ा था, क्योंकि हम दोनों एक साथ पले बड़े इसलिए. He lived in a pavilion. और वो एक पेवेलियन में रहता था. Under a thatched roof which rested on the thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. और वो एक पेवेलियन में रहता था और उसकी जो रूफ थी, उसकी जो छत थी, वो घास और कच्चे जो वो होते हैं बांस, उनसे बनी हुई थी. और जो उसके जो पोल्स थे, उसके जो खम्भे थे, वो बहुत पेड़ के बहुत मोटे मोटे जो होते हैं स्टैम्प्स, उससे बनाए गए थे, ताकि अगर कभी कड़ी उनमें झटका भी दे या फिर अगर थोड़ा सा वो मूव करे इधर उधर तो वो जो उसकी जो छत है वो गिरे नहीं और वो मजबूत रहे. इसीलिए उसको ऐसा बनाया गया था उस जगह को. ठीक है. One of the first thing Curry did was to save the life of a boy. सबसे ज़रूरी चीज़ जो करी ने की थी वो थी उसने एक लड़के की जान बचाई थी. Curry did not eat much but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. करी जो है वो ज़्यादा नहीं खाता था पर उसे 40 पाउंड्स उसको रोज़ के चाहिए होते थे. क्या? पेड़ की टहनियाँ, ताकि वो उनको चबा सके और उनके साथ खेल सके. एवरी डे आई यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर.
और मैं हर रोज़ उसे नदी के पास नदी में लेके जाता था। इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, और कब लेके जाता था? सुबह के टाइम लेके जाता था ताकि मैं उसको अच्छे से नहला सकूं। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, और वो वहाँ पे जाके जो मिट्टी होती थी नदी के पास वहाँ पे वो बैठ जाता था। लाई मतलब बैठना। While I rubbed him with the clean sand of the river for an hour, और मैं घंटों तक उसकी जो पीठ होती है उसको मैं मिट्टी से रगड़ता था। रगड़ना, रब का मतलब होता है रगड़ना। कहाँ पे जाके? नदी के पास जाके। I rubbed him with the clean sand of the river for an hour, घंटों तक मैं उसकी रब करता रहता था। पीठ जो है वो भी सैंड से, मिट्टी से। After that he would lie in the water for a long time, और उसके बाद में वो काफ़ी लंबे समय तक जो नदी होती है उसके पानी में रहता था। On coming out his skin would be shining like ebony and he would squall, और जब वो पानी से बाहर आता था तब जो उसकी जो स्किन थी, जो उसकी चमड़ी जो थी वो इतनी शाइन करती थी ना, जैसे एबोनी जैसे एकदम शाइन करती थी। With pleasure as I rubbed water down his back, और उसके बाद में मुझे उसके पीठ में पानी से भी उसके रगड़ना बहुत अच्छा लगता था। Then I would take him by the ear, और उसके बाद में मैं उसका कान पकड़ता था और उसे ले जाता था। Because that is the easiest way to lead an elephant, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका था किसी भी हाथी को लेके जाना कहीं पे। And leave him on the edge of the jungle, और मैं उसको जंगल में फिर छोड़ता था कुछ देर के लिए। While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner, और उसके बाद में मैं उसे जंगल में छोड़ के उसके लिए कुछ पेड़ की टहनियाँ लेने जाता था ताकि उसे रात का खाना अच्छे से मिल सके। One has to have a very sharp hedge to cut down these twigs, और जो पेड़ की जो टहनियाँ हैं उसे काटने के लिए भी तो शार्प कुछ चाहिए होगा ना काटने के लिए। हमें बिना कोई शार्प चीज़ के हम कैसे काट सकते हैं पेड़ की टहनियाँ? तो इसलिए उसे शार्प हेज चाहिए होती थी उन पेड़ की टहनियों को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हेज्ड, और मुझे आधा घंटा लगता था उस जो हेज्ड जो होती है उसको शार्प करने में, उसकी धार बनाने में। बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ mutilated an elephant will not touch it, क्योंकि वो जो पेड़ की जो टहनियाँ हैं अगर वो ढंग से नहीं कटेगी तो जो हमारे जो हाथी हैं उन्हें नहीं खा पाएंगे अच्छे से। It was not too easy job to get twigs and saplings for curry, ये कोई आसान बात नहीं थी कि मैं करी के लिए जो पेड़ की टहनियाँ हैं वो उसके खाने के लिए लेके आऊँ। ये जितनी आसान आपको लगती है उतनी आसान बात नहीं थी। किसके लिए? उसके 9 ईयर ओल्ड फ्रेंड के लिए। ठीक है। I had to climb all kind of trees, मुझे हर तरह के पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता था। To get the most delicate and tender twigs, क्योंकि मुझे अच्छी सी टहनियाँ देख के उसके लिए वो चूज़ करके और वो काटनी पड़ती थी, इसलिए मुझे हर पेड़ों के ऊपर चढ़ के और देखना पड़ता था कि कौन सी जो ट्विग्स है वो उसके लिए यूज़फुल है और उसके खाने योग्य है। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March, और मैं जो है जो ब्रांचेस जो है जो यंगर ब्रांचेस जो थी उनमें मुझे चढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और जो बैनियन ट्री है उसके साथ लाइक कैथेड्रल ऑफ लीव्स ब्रांचेस और उनके ऊपर मैं मार्च के टाइम चढ़ता रहता था। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, कई बार जो है करी जो है वो ज़ोर से आवाज़ लगाता था मुझे और मुझे सुनाई भी दे देती थी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, और वो बहुत यंग था तो इसलिए वो जब भी आवाज़ लगाता था तो द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी दैन
एन एलिफेंट। एक बच्चे की आवाज़ लगती थी, हाथी की आवाज़ कम लगती थी और एक बच्चे की आवाज़ ज़्यादा लगती थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, और मुझे ऐसा लगता था कि कोई हर्ट कर रहा है। नाउ सी स्टूडेंट्स, लूशियस मीन्स टेस्टी एंड स्वीट स्मेलिंग, जिसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है और बहुत टेस्टी होती है खाने में। हैज्ड का मतलब होता है स्मॉल एक्स, मैंने बताया था, जो हम कुल्हाड़ी जो यूज़ करते हैं काटने के लिए। म्यूटिलेटेड मतलब क्या होता है, डिसफिगर्ड, या फिर जिसको हम बोलते हैं टॉर्न बैकवर्डली, जो अच्छे से नहीं काटी गई होती है उसे हम बोलते हैं। ठीक है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. और जैसे ही उसने आवाज़ लगाई मैं पेड़ से उतर के और बहुत तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ने लगा और उसकी तरफ जाने लगा, पर जब मैं गया तब वो मुझे वहाँ पे नहीं मिला। कौन? करी। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने हर जगह देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, पर मुझे वो कहीं नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के पास भी गया, एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, पर जब मैं पानी के पास गया, नदी के पास गया, तो मुझे ये लगा कि वहाँ पे जो है कुछ काले काले रंग का दिख रहा है जो पानी के अंदर है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant। पर जब मैंने गौर से वहाँ पे पास में जाके देखा तब मुझे पता चला कि वो तो हाथी की सूंड है। I thought he was drowning, मुझे ऐसा लगा देख के कि जैसे मेरा हाथी, मेरा करी डूब रहा है। I was helpless, मैं एकदम से हेल्पलेस हो गया था, बिकॉज आई कुड नॉट जंप इनटू, क्योंकि मैं नदी में नहीं डूब पा रहा था या नहीं जंप कर पा रहा था उसको बचाने के लिए, इनटू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, क्योंकि वो भी 400 पाउंड्स का था, और कहाँ मैं छोटा सा बच्चा, मैं कैसे बचाता उसको। ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और वो मुझसे काफ़ी भारी भी था वजन में। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबोव द वाटर, पर मुझे ऐसा देखने को मिला कि उसकी जो पीठ है वो धीरे धीरे करके पानी के ऊपर आ रही है। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और उसके बाद में उसने कोशिश की और किनारे पे आने की कोशिश की और वो आ भी गया। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, और उसके बाद में उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, जैसे ही मैं पानी में घुसा, जैसे ही उसने मुझे धक्का दिया पानी में, मैंने देखा कि एक जो बच्चा है वहाँ पे वो नदी के बॉटम में डूब रहा है, नदी में डूब रहा है ऐसे लग रहा था। He had not altogether touched bottom but somewhat afloat। उसने पूरा जो बॉटम था वो तो टच नहीं किया था उस बच्चे ने, पर जो वो बच्चा था उसने काफ़ी हद तक वो मतलब नदी के अंदर था। I came to the surface of the water, और उसके बाद में मैं नदी के किनारे आ गया। To take my breath, सांस लेने के लिए। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ पे करी जो था वो खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और उसकी जो पैर के जो फीट्स है वो जो थे मिट्टी में धंस गए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसकी जो सूंड है, ट्रंक जो है वो ऐसे आगे आ रही थी जैसे वो मेरे से हाथ मिला रहा हो और मेरे लिए वेट कर रहा हो। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल द बॉडी ऑफ ड्रोनिंग बॉय टू द सरफेस, और उसके बाद में मैंने फिर से पानी में छलांग लगाई और उस बच्चे को उस सरफेस से बाहर निकाला। नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, मैं कोई एक अच्छा स्विमर नहीं हूँ, एक अच्छा तैराकी नहीं हूँ। आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं इतना अच्छा भी नहीं तैरता हूँ। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को पानी के अंदर खींच रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, करी वो हु वॉज usually slow and ponderous suddenly darted down like a hawk
एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर। जो करी था वो मुझे देख के समझ गया था कि जो पानी है वो उसे अंदर की ओर खींच रहा है, तो करी जो है वो थोड़ा पानी के अंदर आ गया जहाँ पे मैं था। आई सॉ हिम स्ट्रेस्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, और उसके बाद में उसने अपनी जो सूंड है उसकी तरफ निकाली। आई रेज्ड अप माई हैंड, और मैंने अपना हाथ ऊपर किया, टू कैच इट, ताकि मैं करी की जो सूंड है उसको पकड़ सकूं। एंड इट स्लिप्ड, और उसके बाद में मेरे हाथ से उसकी जो सूंड थी वो भी स्लिप हो गई थी। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग, मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब अंदर पानी के अंदर जा रहा हूँ, अंडर द वाटर अगेन। बट मुझे कितनी बार ऐसा लगा कि मैं पानी के अंदर डूब जाऊंगा, पानी के अंदर मुझे कोई जैसे अपनी तरफ खींच रहा हो। दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, पर इस बार मुझे ऐसा लगा कि जो पानी था वो ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं जो था वो डूबा नहीं और मैं आ गया नदी के किनारे। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और उसके बाद में मैंने अपने आप को नदी के किनारे बाहर लाने की कोशिश की, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रोनिंग बॉय, और मैं ये भी भूल गया था कि मेरे जो हाथ में है वो एक डूबता हुआ लड़का था। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animals was going to swallow me. और जैसे ही मैं उस नदी के किनारे आया और बाहर निकला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे नेक में जो है कुछ हो गया है और किसी ने मुझे खाने की कोशिश की थी। आई थॉट सम वाटर एनिमल्स, मुझे लगता है कि कुछ पानी में रहने वाले जीव जंतु मुझे खाने की कोशिश कर रहे थे। आई हर्ड करी स्क्वैलिंग, मुझे हाथी की आवाज़ आई। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और मुझे पता था कि वो उसकी सूंड थी जो मेरे नेक के पास आई थी। ही पुल्ड अस बोथ, उसने जो है हम दोनों को बाहर निकालने की कोशिश की थी। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानाज, करी जो था उसको राइप बनानाज बहुत पसंद थे। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प, और उसे अपनी जो हेल्प है वो खुद करना पसंद था। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, और वो अपने फ्रेंड की हेल्प से डिस्कम्फर्ट होता था, कंफर्ट नहीं होता था ज़्यादा, वो मतलब अपनी खुद की हेल्प खुद ही करना चाहता था। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट्स द ट्रीटिंग ही नोज ही डिजर्व्स। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी जो था वो एक छोटे से बच्चे के जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेन, और उसको जो है वो ट्रेनिंग मिली थी टू बी गुड, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो वो कर सकता था, वो इसलिए कर सकता था क्योंकि उसको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, और आप ये भी नहीं बता सकते कि वो नॉटी कब था। ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ दैन एवर, जो वो काफ़ी जो मिसचीफ्स भी करता था, काफ़ी ऐसी हरकतें करता था जो बच्चे करते हैं। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट, एक दिन की बात है जब किसी ने उसे बनानास दिए थे खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास, और जैसे ही उसने जो बनानास खाए उसको फिर बनानास से प्यार हो गया था, मतलब उसे बनानास खाने बहुत अच्छे लगने लग गए थे। वी यूज़ टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स, और हम कई बार उसके सामने बहुत सारे फ्रूट्स रखते थे, बहुत बड़ी बड़ी प्लेटों में। ऑन अ टेबल नियर अ विंडो, और वो भी कहाँ पे, खिड़की के पास टेबल पे। इन द डाइनिंग रूम में। वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, और मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने सब ने घर में जो काम करते हैं सर्वेंट्स, उनको ब्लेम किया कि अरे तुम लोगों ने ही ये जो फ्रूट्स थे यहाँ पे रखे हुए वो तुम लोगों ने ही खाए हैं। पर वो जो फ्रूट्स थे वो किसने खाए थे, कड़ी ने खाए थे। A few days later the fruits disappeared again. This time the blame was put on me. कुछ दिनों बाद में ऐसा हुआ कि फ्रूट्स वापस से गायब हो गए, और ब्लेम किस पे आया, वो ब्लेम आया था
उसके 9 साल के दोस्त के ऊपर कि ज़रूर इसने ही खाए होंगे। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, पर मुझे पता था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री, और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आया मेरे पेरेंट्स के ऊपर कि उन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने तो फ्रूट्स खाए ही नहीं थे, पर फिर भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, पर मुझे ऐसा लगा कि जो घर के जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर है, ज़रूर इस बार भी उन्होंने ही खाए होंगे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट्स डिसअपियर्ड, फिर से एक बार ऐसा हुआ कि फ्रूट्स जो थे वो गायब हो गए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पेविलियन, और मैंने एक दिन ऐसा देखा कि करी के जो पेविलियन था, जो जहाँ पे वो रहता था, वहाँ पे एक बनाना जो था वो एकदम से मतलब पूरा स्मैश्ड किया हुआ, पूरा एकदम कचुम्बर निकाला हुआ, और वहाँ पे वो गिरा हुआ था। क्या? बनाना। दिस सरप्राइज मी, और ये देख के मैं एकदम से अचंभित रह गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने कभी भी वहाँ पे कोई भी फ्रूट्स नहीं देखे थे। किसके? करी के पेविलियन में। एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, और जैसा कि आप सबको पता है कि वो तो पेड़ की टहनियाँ ज़्यादा खाता है। नेक्स्ट डे आई वॉज सिटिंग इन डाइनिंग रूम, अगले दिन मैं एक वक्त ऐसा था जब मैं बैठा था, कहाँ पे? डाइनिंग रूम में। वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल, मैं वेट कर रहा था, देख रहा था कि इस टेबल से अब फ्रूट्स कौन लेके जाता है। Without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. और मैंने अचानक से ऐसा देखा कि कुछ काला काला और लंबा लंबा जो है सांप के जैसा कुछ खिड़की से आ रहा है, और उसने जो है वो सारे के सारे बनानास जो थे वो उठा लिए थे और वहाँ से ले गया। आई वॉज़ वेरी मच फ्राइटेंड, मैं जो था वो देख के बहुत मुझे बहुत अचंभा आया कि ऐसे कैसे हो गया। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानास, पर क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो सांप होते हैं वो तो कभी बनानास खाते ही नहीं है, केले खाते ही नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नैक, पर मुझे ऐसा लगा कि क्या पता कोई स्नैक आ गया हो, कोई सांप आ गया हो। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट्स, जिसने ये सारे के सारे फ्रूट्स उठा लिए हो। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, मैं उसी वक्त, मुझे डर तो लग रहा था मन में, और मेरा जो धड़कन जो थी वो भी तेज़ हो गई थी, पर मैं घर से बाहर भागा। फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम बैक इन टू द हाउस, मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रूर वो सांप वापस घर पे तो आएगा ही। इट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑफ अस, और ज़रूर वो जो सारे फ्रूट्स है वो खाएगा और हम सबको मार डालेगा। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. और जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे करी की जो पीठ थी वो दिखाई दी, और मुझे वो पेविलियन में जाता हुआ दिखाई दिया, और मुझे लगा कि अरे मुझे कोई कंपनी देने वाला तो चाहिए, और वो कड़ी ही हो सकता है और तो कोई हो नहीं सकता। आई रन आफ्टर हिम इनटू द पेविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, मैं उसके पीछे पीछे भागा और मैंने ये देखा कि अरे जो करी जो था वो तो बैठ के वहाँ पे पेविलियन में बनानास खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, द बनानास वेयर लाइंग स्ट्रन ऑल अराउंड हिम, मैंने वहाँ जाके देखा हर तरफ बनानास ही बनानास, और जो करी था वो वहाँ पे बैठ के बनानास को खा रहा था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और उसके बाद में वो जहाँ पे खड़ा था वहाँ से कई दूर तक बनानास ही बनानास पड़े थे और वो खा रहा था। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक ब्लैक स्नैक, ओ अब मुझे समझ में आया, जो मुझे काला सांप के जैसा दिखाई दे रहा था वो बल्कि सांप नहीं था, वो तो मेरे करी की सूंड थी।
एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ। अब मुझे पता चला कि असली चोर कौन है, असली चोर करी है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर। मैं उसके पास गया और उसके कान पकड़ के उसे उठाया वहाँ से। एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स दैट इट वॉज करी, नॉट आई, दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दिस मैनी वीक्स। और उसके बाद में मैंने अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को ये बताया कि मम्मी पापा देखो, ये जो जितने भी अभी काफ़ी हफ्तों से जो ये चोरियां हो रही थी ना फ्रूट्स की, जो फलों की, वो मैं नहीं कर रहा था, वो ये करी था जो ये सारे के सारे फ्रूट्स जो थे वो उठा के लेके जा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम। और उसके बाद में मैंने उसे बहुत डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वाइप्ड। और उसके बाद में मैंने उससे ये कहा कि अगर नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा ना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ही न्यू दैट ही वेयर ऑल एंग्री विथ हिम। और उसे हाथी जो होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, चाहे इंसान होते हैं, वो भाषा तो हमारी समझ ही लेते हैं ना, और कुछ नहीं तो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको देख के समझ लेते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो वो भी जो था वो समझ गया था कि हम क्या बोलना चाहते हैं, हम उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। और वो जो बात थी वो करी पूरा अच्छे से समझ गया था, और उसे भी ये समझ में आ गया था कि इनको गुस्सा आ रहा है मुझ पर। ही न्यू दैट वी वेर ऑल एंग्री। उसे पता था कि हम सब गुस्से में हैं, और सारे नौकर भी थे वो भी गुस्से में थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। और उसके बाद में उसको इतनी ठेस पहुंची ना मन में उसके, कि उसे ऐसा लगा कि नहीं, उसे कभी भी इस तरह से चोरी नहीं करनी है, और डाइनिंग रूम से कभी भी कुछ उठाना नहीं है बिना बताए या फिर बिना बोले। And from then on, if anybody gave him any fruit, he always quailed as if to thank him. और उसके बाद में उसको अब अगर उसको कोई भी फ्रूट्स देते हैं ना, कोई भी इंसान अगर उसको फ्रूट्स देता है, वो उसको थैंक यू कहने के लिए वो स्क्विल्ट करता है और जो है वो थैंकफुल होता है। An elephant is willing to be punished for having done wrong. और जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी जब कुछ गलत करते हैं तो उनको पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, पर अगर आप बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बात के अगर उसको पनिश करोगे, ही विल रिमेंबर इट, उसे हमेशा याद रहेगा। अगर ऑब्वियसली आप भी अगर क्लास में कभी कोई शैतानी करते हो तो आपको अगर उसकी सज़ा मिलती है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप कोई शैतानी नहीं करते हो पर आपको उस बात की सज़ा मिलती है जो आपने किया ही नहीं, तो आपको कितना बुरा लगेगा ना ऑब्वियसली। तो इसी तरह से एलिफेंट्स को भी बुरा लगता है, और फिर पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। और उसके बाद में वो अगर आप बिना रीज़न के उनको डांटोगे, उनको पनिश करोगे, तो वो भी याद रखेंगे इस बात को। करी इज़ अ फास्ट लर्नर। करी जो था वो बहुत फास्ट लर्नर था, बहुत जल्दी सीख जाता था। येस, ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट। और उसको जो भी साउंड्स, जो भी सिग्नल्स पढ़ाए गए थे उसको सब आते थे। देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, करी इज़ नो एक्सेप्शन। करी जो था वो बहुत जल्दी से लेसन वेसन सारा सीख जाता था। और एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट वैन टू सिट डाउन। एलिफेंट को ये बताया जाता है कि कब बैठना चाहिए, वैन टू वॉक, कब चलना चाहिए, वैन टू गो फास्ट, कब जल्दी चलना चाहिए, वैन टू गो स्लो, कब धीरे चलना चाहिए। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड। हम सबको, जानवरों को भी इस तरह से ट्रेन करना पड़ता है, इस तरह से समझाना पड़ता है जैसे हम बच्चे को, छोटे बच्चे को समझाते हैं। If you say धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. जैसे ही आप उसको अगर ऐसे बोलोगे धत और उसको उसके कान पकड़ के उसको ये आगे लोगे तो वो बैठ जाएगा वहीं पे। Similarly, if you say माली and pull his trunks forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. अगर हम उसकी सूंड को पकड़ के और बोले माली और हम उसको आगे की तरफ खींचने लगेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ मुझे चलना है, ये सिग्नल है कि मुझे अब चलना चाहिए। करी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn धत। पर जो करी जो था उसको 3 हफ्ते लगे धत का वर्ड समझने में और सीखने में।
ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, उसे बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या आपको पता है कि हाथी को बैठना किस लिए सिखाते हैं? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, हमसे भी बहुत बड़ा होता जाता है। हु टेक केयर ऑफ हिम, जो हम उसकी टेक केयर करते हैं, हम उसका ध्यान रखते हैं, हमसे तो बड़ा होता ही जाता है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, और जब वो 2-3 साल का होता है तब से ही वो उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट ग्रो होती है, तो इसलिए उसे बैठना सिखाना पड़ता है हमें कि कैसा बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लेडर, और हम उसकी बैक तक तभी पहुंच सकते हैं जब हम लेडर पे हो। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन, तो इससे अच्छा तो यही होगा ना कि हम उसे बैठना ही सिखा दें, बाय सेइंग धत, धत बोल के उसे बैठना सिखा दें। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसकी जो पीठ है उसके ऊपर चढ़ सको। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम, हम अपनी जो जिसे हम बोलते हैं जो सीढ़ियाँ जो होती हैं ना, जो हम किसी चीज़ को उतारने के लिए, या जो हम निसरनी जैसी चीज़ें हम लगाते हैं, तो हम बार बार तो वो लेके नहीं साथ में घूम सकते हैं ना अपने, तो इसलिए इससे अच्छा यही होगा कि हम उसे बैठना सिखा दें ताकि हम उसके ऊपर चढ़ सकें और कोई दिक्कत ना हो। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक हाथी को समझानी बहुत मुश्किल होती है वो है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, उसे 5 साल लगे ये सीखने में। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हीजिंग होलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वेयर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर, और ये जो है वो एक साउंड होती है जब एक सांप या टाइगर जो है वो फाइट कर रहे होते हैं, तब जो उनके कानों में जो आवाज़ देनी होती है वो होती है मास्टर कॉल। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, और ये जो मास्टर कॉल जो हम जो वो आवाज़ जो उसके कानों में डालते हैं हाथी के, वो हमें कब डालनी चाहिए? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर हम जंगल में खो गए हो, देयर इज़ नो वे आउट, और हमें जाने का कोई रास्ता भी नहीं पता हो, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, सब कुछ काला ही काला नज़र आ रहा हो, और सिर्फ आसमान पे सिर्फ तारे ही तारे दिख रहे हो, एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेयर लॉन्ग एनीवेयर, और हमें ऐसा लगता हो कि नहीं अब हमें वहाँ पे एकदम भी एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। द ओनली थिंग टू डू दैन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, उस समय हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है हम वैसी आवाज़ निकाल सकते हैं और आवाज़ निकाल के और बता सकते हैं कि हम किसी मुसीबत में हैं या फिर ऐसा कुछ, है ना। द ओनली थिंग इज़ दैट दैन इट टू गिव the master call, and once the elephant pulls down the trees in front of him with his trunk, this frightens all the animals away, और मास्टर कॉल जब भी हम देते हैं तो सारे जो एनिमल्स सारे जो जानवर होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, और ट्रीज comes crashes down, monkeys wake from their sleeps and run from the branch to branch, और उसके बाद में जो वहाँ पे जो मंकीज़ होते हैं, जो बंदर होते हैं, वो भी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच घूमते रहते हैं अगर हम मास्टर कॉल देते हैं तो इसीलिए मास्टर कॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और हाथी को हमें सिखा देनी चाहिए ताकि हम कभी भी मुसीबत में हो तो हम मास्टर कॉल कर सकते हैं। You can see them in the moonlight, and you can almost see the stags running in all the directions below. You can hear the growl of the tiger in the distance, even he is frightened. और जो मास्टर कॉल जब भी हम देते हैं तब क्या होता है कि हमारे जो भी आसपास के जो भी डायरेक्शंस होते हैं वहाँ पे सब जो भी एनिमल्स होते हैं वो सब सुन देते हैं, पर वो सब फ्राइटेंड हो जाते हैं। दैन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, और उसके बाद में जो हाथी है वो जो पेड़ होते हैं वो गिरा देते हैं,
एंड द नेक्स्ट उसके बाद में सारे पेड़ जो भी होते हैं वो गिरा देते हैं. सून यू विल फाइंड दैट ही वॉज मेड अ रोड. और उसके बाद में तुम देखोगे कि वो जो पेड़ से एक रोड के जैसे बना देता है. राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस. और ये जो मास्टर कॉल होता है इस वजह से वो जो हाथी होता है वो पेड़ों से तुम्हारे घर तक का रास्ता जो है वो पेड़ों से बना देता है ताकि तुम अच्छे से घर पे आ सको, कोई दिक्कत ना हो. दिस स्टोरी इज़ बिन रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी from Curry the Elephant. Now we will be completing our question answers in our notebooks. So students, I hope you understood this story very well. Now we will be doing our question answers. Now see students, these are the question answers that you have to complete in your notebook. Answer the following questions. Question number 1, the enclosure in which Curry lived had a thatched roof that lay on thick tree stump. Examine the illustration of Curry's pavilion on page number 8 and say why it was built that way. So students, वो जो pavilion था वो thick tree stump से क्यों बना हुआ था ये आपको बताना है. Curry's pavilion was built of thatched roof that lay on thick tree stump because it was very tall and the thatched would not fall when Curry bumped against the poles. वो इसलिए ऐसा बनाया गया था क्योंकि अगर करी जो है वो अगर थोड़ा सा धक्का भी दे या फिर उसके ऊपर बम्प करे तो वो जो पोल्स है वो हिले नहीं और वो जो उसका जो रूफ है वो भी गिरे नहीं. Did Curry enjoy his morning bath in the river? Give reason for your answer. क्या करी को जो नदी है उसमें नहाना अच्छा लगता था? Yes, Curry enjoyed his morning bath. उसे जो नहाना है सुबह नदी में वो बहुत अच्छा लगता था, वो भी रिवर में. As he lay down on the sand, उसे वहाँ पे जाके वो जो नदी के किनारे जो मिट्टी होती थी वहाँ पे वो बैठ जाता था, उसे इतना अच्छा लगता था. And let his friend rub his back and also lay in the river water for long time. और उसे वो भी बहुत अच्छा लगता था कि उसका जो दोस्त था वो उसके जो पीठ है उस पर मिट्टी से काफ़ी घंटों तक और वो रब करता रहता था, रगड़ता रहता था और उसके बाद में काफ़ी टाइम तक तो वो पानी में ही रहता था. कौन? हाथी. He squealed with pleasure when water was rubbed down his back. और उसके बाद में वो अपनी सूंड से और उसे बहुत मज़ा आता था और इसीलिए वो सूंड से अपने पानी भी निकालता था और जब उसकी पीठ को रगड़ा जाता था तब. फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम. वाई? करी के लिए जो पेड़ की जो टहनियाँ थी वो ढूंढने में इतना टाइम क्यों लगता था? फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक्स अ लॉन्ग टाइम बिकॉज हिज फ्रेंड had to climb all kinds of trees to get most delicate and tender twigs. और क्योंकि जो उसका जो दोस्त था उसको काफ़ी पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता था अच्छी टहनियाँ ढूंढने में और उसको काटने में उसे टाइम लग जाता था. ऑल्सो इफ़ अ ट्विग वॉज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट वुड नॉट टच इट. और काफ़ी जो ट्विग्स काफ़ी टहनियाँ ऐसी होती थी जिनको एलिफेंट्स टच भी नहीं करते थे अगर वो म्यूटिलेटेड होती थी, अगर ढंग से वो कटी हुई नहीं होती थी टहनियाँ तो. वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम. करी ने अपने दोस्त को पानी में धक्का क्यों दिया? करी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम बिकॉज अ बॉय वाज लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. क्योंकि एक जो लड़का था वो नदी में और नीचे की तरफ डूब रहा था. करी वॉन्टेड हिज फ्रेंड टू सेव हिज लाइफ ऑफ दैट बॉय. करी जो है वो ये चाहता था कि वो उसका जो दोस्त है उस बच्चे की जान बचाए. सो ही पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम. इसलिए उसने नदी में उसको धक्का दे दिया. I hope you all students understood this poem very well, this story very well. Now you have to complete this exercise in your notebook, complete your work, and students please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.